हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। बेहद अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जरूर देखें और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ देखिए टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखें वीडियो। और अगर आपने पहले की नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और साथ साथ मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगी कि लेक्चर वीडियो भी जरूर देखें, वो ना छोड़े, ठीक है, क्योंकि डीपली आपकी तैयारी लेक्चर वीडियो से ही होगी। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखन में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरोकार है? विपरीत, संस्कृति, प्रभुत्व और अधिकार, कारण तर्कसंगतता, राज्य की नैतिकता। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, प्रभुत्व और अधिकार। ठीक है, देखिए शास्त्रीय मार्क्सवाद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए 20वीं शताब्दी विशेष रूप से मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा इसमें जो भी बदलाव किया गया वह नव मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्क्सवादी। और नव मार्क्सवाद संबंधी यह आंदोलन फ्रैंकफर्ट स्कूल की छत्र छाया में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल की छत्र छाया में आगे बढ़ा। और इस स्कूल ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आलोचनात्मक सिद्धांत को बढ़ावा दिया और इस वैचारिक संप्रदाय के अंतर्गत जो भी चिंतन का कार्य किया गया उसमें प्रभुत्व और अधिकार केंद्रीय विषय रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचार की एक शाखा है जिसका संबंध अस्तित्व वास्तविक की प्रकृति और विषय परकता से है? ठीक है, या जो अनुभव और वास्तविकता का गठन करता है। और नीति ग्रंथ, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या सत्ता मीमांसा। ठीक है, और फोर्थ है मूल्य मीमांसा। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्ता मीमांसा। ठीक है, देखिए सत्ता मीमांसा तत्व मीमांसा की ही एक शाखा है। किसकी शाखा है ये? तत्व मीमांसा की एक शाखा है। ठीक है, और ठीक है, और जो अस्तित्व यानी उपस्थिति और मौजूदगी की बात की जाए तो प्रकृति का विश्लेषण किन्हीं खास संदर्भों में नहीं करता है, बल्कि उसका विश्लेषण उस वस्तु या विषय जो भी है संपूर्ण सत्ता के संदर्भ में करती है। अर्थात सत्ता मीमांसा किसी वस्तु घटना विषय की, यानी किसी वस्तु घटना या विषय, ठीक है, यानी सब्जेक्ट, विषय की प्रकृति का विश्लेषण उसकी संपूर्ण सत्ता के संदर्भ में करती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक हिंसा का एक रूप नहीं है? सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन, दूसरा पॉइंट है आतंक, तीसरा सैन्य विद्रोह और पदभार संभालना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी हिंसा का रूप नहीं है। सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन, आतंक, सैन्य विद्रोह, पदभार संभालना। ठीक है, देखिए राजनीतिक हिंसा लोगों की एक सामूहिक हिंसात्मक कार्रवाई होती है, सामूहिक हिंसात्मक कार्रवाई होती है और जिसके अंतर्गत लोगों का एक समूह सरकार के खिलाफ, ठीक है, सरकार के खिलाफ अपने असंतोष को क्या करता है, उसको प्रकट करता है। और वह सरकार की किसी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक तरीके से स्वरूप हो जाता है, विरोध प्रदर्शन करता है। और यह किसी सरकार विशेष को सत्ता से हटाने के लिए हो सकता है। इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का भी प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें तीनों, कि कौन राजनीतिक हिंसा का एक रूप नहीं है, तो तीनों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक हिंसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन है, राजनीतिक हिंसा सरकार के खिलाफ असंतोष को उजागर करने के लिए लोगों को एक समूह की सामूहिक, बी है, यह सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध हो सकता है या किसी विशेष सरकार को सत्ता से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पूछा है सही नहीं है। सी है, राजनीतिक हिंसा राज्य, उसकी संपत्ति, उसकी संस्थाओं का प्रबंध करने वाले लोगों के खिलाफ निर्देशित होती है।
डी है राजनीतिक हिंसा गृहयुद्ध दंगों के सामूहिक प्रदर्शनों से शुरू होती है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक हिंसा का से ऐसी हिंसा से जिसका उद्देश्य राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो राजनीतिक लक्ष्य है उसे क्या करना होता है, उसे प्राप्त करना होता है। और ऐसी हिंसा राजनीति से प्रेरित हो, इसके अंतर्गत एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के खिलाफ की जाने वाली हिंसा भी शामिल हो सकती है। ठीक है, और ऐसी हिंसा सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो डी, जो सही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के बहुवर्षीय सिद्धांत का वर्णन करता है। पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पॉइंट है, 12मासी वाद उन राष्ट्रों के इतिहास पर केंद्रित है जिन्हें प्राचीन और अति प्राचीन के रूप में वर्णित किया गया है। सेकेंड पॉइंट, वे राष्ट्र को एक राजनीतिक समुदाय, आधुनिक सामाजिक निर्माण और सामाजिक निर्माण के रूप में देखते हैं, जिसे क्रांति और जन आंदोलन के युग के रूप में जो है रूप में देखते हैं। ठीक है, और जिसे क्रांति और जन आंदोलन के युग के रूप के लिए, ठीक है, जो है युग के लिए रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित किया गया है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा जो व्यक्ति को अपने एक क्षेत्र, देश विशेष के संबंध में एक लगाव, ठीक है, प्रेम, भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है ना ऐसा। और राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों को एक साझा इतिहास, संस्कृति इत्यादि की को भी महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मानता है। और राष्ट्रवाद एक ऐसी जो है मानता है, और जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों को एक साझा इतिहास, संस्कृति इत्यादि को महत्वपूर्ण मानता है, और इससे व्यक्तियों के आपसी लगाव, प्रेम क्या होते हैं उसको बढ़ते हैं वो। ठीक है, तो राष्ट्रवाद 4 प्रकार का होता है, उदारवादी राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद, परंपरावादी राष्ट्रवाद और उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, दूसरा विस्तारवादी राष्ट्रवाद, और तीसरा है परंपरावादी राष्ट्रवाद। ठीक है, परंपरावादी राष्ट्रवाद। और ठीक है, चौथा है उपनिवेशवादी ठीक है, राष्ट्रवाद। तो ये 4 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ड्वार्किन और वेल्ड्रॉन ने हमारे सचेत अभ्यासों को देखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण नहीं सुझाया है। कर्तव्य आधारित, लक्ष्य आधारित, अधिकार आधारित, प्रक्रिया आधारित। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रक्रिया आधारित। ड्वार्किन और ने हमारे सचेत अभ्यासों को देखने के लिए प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण को नहीं सुझाया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, द लव दैट डेयर नॉट स्पीक इट्स नेम। ठीक है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने समलैंगिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने मुकदमों के दौरान उद्धृत किया था। इस्मत चुगताई, जॉन क्लेम, रेडक्लिफ हॉल, ऑस्कर वाइल्ड। और राइट ऑप्शन डी है ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, तो ऑस्कर वाइल्ड 1854 से 1900 एक आयरिश कवि थे। आयरिश, ठीक है, कवि, उपन्यासकार और प्रसिद्ध आलोचक थे। और इनका पहला कविता संग्रह 1881 में प्रकाशित हुआ। और वाइल्ड एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे और अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के बाद जो है इनका नाम लिया जाता है और इनका नाम आता है। ठीक है, और वाइल्ड का जो है इसमें पहली बार 1881 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है डी। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड।
नेक्स्ट है क्रांति के चरणों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। क्रांति का पहला चरण समाजवादी चरण है। सेकंड है क्रांति का दूसरा चरण शास्त्रीय चरण है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट सेकंड, न तो फर्स्ट न ही सेकंड, या दोनों ही? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। क्रांति का आशय वर्तमान स्थिति में परिवर्तन से है। ठीक है, जब हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति का तात्पर्य किसी देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन से होता है, जिसके अंतर्गत वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है और संस्थाओं को पूरी तरह से, ठीक है, समाप्त करके उस स्थान पर क्रांति के समर्थक जो लोग होते हैं वे ऐच्छिक राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं की स्थापना करते हैं। ठीक है, और क्रांति का प्रथम चरण है जो वो शास्त्रीय चरण है, शास्त्रीय चरण है, प्रथम चरण। ठीक है, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन की क्रांति, जो ब्रिटेन की क्रांति हुई थी 1688 की, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत ब्रिटेन की क्रांति 1688 की और अमेरिका की क्रांति 1776 की। अमेरिका की कब हुई थी? यूएसए की 1776। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की वो हुई थी 1789 की जो क्रांति हुई थी। ठीक है, और ये सब इसमें शामिल है। और क्रांति का द्वितीय जो चरण है वो समाजवादी है। पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो समाजवादी चरण है जिसके अंतर्गत बोल्शेविक क्रांति की बात की जाए। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति ये हुई थी 1917 में। ठीक है, 1917 की क्रांति जो हुई थी, रूस की क्रांति। और जो है चीन की साम्यवादी क्रांति, और 1949 में क्यूबा की क्रांति, 1959 तथा अन्य देशों की समाजवादी क्रांतियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं ये फर्स्ट है नहीं सेकंड है, दोनों का चरण अलग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? ठीक है, सुसेन मोलर अकिन, कैथरीन मैकिनॉन, मार्था नासबाउम, कैरोल पेटमैन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुसेन मोलर अंकिन। 19 जुलाई 1946 से 3 मार्च 2004 तक रहे। 19 जुलाई 1946 1946 से 3 मार्च 2004। एक उदारवादी नारीवादी राजनीतिक दार्शनिक लेखिका थी। कौन? सुसेन मोलर ऑकिन, ये थी लेखिका। ठीक है, और ये थी उदारवादी नारीवादी। ठीक है, और 1789 में उन्होंने वुमन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रकाशित किया था। ठीक है, इन्होंने वुमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रकाशित किया था। कब? 1979 में। ठीक है, वुमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में महिलाओं की धारणाओं के इतिहास का वर्णन दिया, और उन्होंने तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है। ठीक है, जस्टिस यानी न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर क्या है? वो चुप है। ठीक है, और सुसेन मोलर ने 1989 की पुस्तक न्याय, लिंग और परिवार, न्याय के आधुनिक सिद्धांतों की एक समालोचना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सुसेन मोलर ऑकिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नाडार्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, द नडार्स ऑफ तमिलनाडु, द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन ए
चेंज। एक अध्ययन है किसका? रजनी कोठारी, लैडाउस हुसैन रुडोल्फ का, लुई ड्यूमोंट का, रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर का, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो द नाडर्स ऑफ तमिलनाडु द पॉलिटिकल कल्चर ए कम्युनिटी इन चेंज, अध्ययन 1969 1969 रॉबर्ट एल हार्वर्ड जूनियर का है। और नाडसी समुदाय तमिलनाडु में, ठीक है, नाडसी समुदाय तमिलनाडु में एक जाति नहीं थी बल्कि संबंधित उपजातियों के वर्गीकरण से विकसित हुआ था। ये जो संबंधित उपजातियां थी और जो एक समय के साथ एकल बैनर नादर के तहत आया था, और नादर पर्वतारोही और नाजर समुदाय के सबसे बड़े उपसमूह थे आज के। और नादर समुदाय को कुछ क्षेत्रों में प्रमुख उपजातियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डी। नेक्स्ट है, नागरिक समाज के सहचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है, माइकल वाल्जर अपने इस नजरिए को कहता है। ठीक है, आलोचनात्मक साहचर्यवाद, आलोचनात्मक साहचर्य आधारित नेटवर्क प्रवाह का नीतिशास्त्र, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो माइकल वाल्जर समुदायवाद के प्रबल समर्थकों में से है। ठीक है, समर्थकों में से है, और जो व्यक्तियों समुदाय के मध्य संबंधों पर जोर देता है। और समुदायवाद आमतौर पर चरम व्यक्तिवाद का विरोध करता है और चरम हस्तक्षेप नीतियों से असहमत है जो समग्र समुदाय की स्थिरता की उपेक्षा करता है। और उन्होंने नागरिक समाज के साथ नागरिकों संबंधों को सुधारने को आलोचनात्मक साहचर्यवाद कहा है। यानी नागरिक समाज के साथ नागरिकों के जो संबंध है, रिलेशन है, उनको सुधारने को आलोचनात्मक साहचर्यवाद कहा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जो आमतौर पर निष्पक्षता, समानता और न्याय, सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के अनुसार व्यापक सामाजिक पुनर्गठन के बारे में विचार करने के लिए हस्तक्षेप करता है, कहलाता है बवेरियन राज्य, समूहीकृत राज्य, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, विकसित राज्य। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य ऐसा राज्य है जो उदार लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर, ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप का क्या करता है? समर्थन करता है। और उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत उत्तर आधुनिक विश्लेषण का रूप है? ठीक है, क्वीर थ्योरी, देखिए कंप्यूटर लेता नहीं है तो कुछ वर्ड ऐसे बन जाते हैं, ऐसे होगा क्वीर। ठीक है, क्वीर थ्योरी, रूपक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत, आलोचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वीर थ्योरी। ठीक है, और क्वीर थ्योरी सिद्धांत उत्तर आधुनिक विश्लेषण का रूप है। क्या है ये? उत्तर आधुनिक विश्लेषण का रूप है। ठीक है, क्वीर जो थ्योरी है। और राजनीतिक जो है उत्तर आधुनिक विश्लेषण में क्वीर सिद्धांत 4 आधारभूत राजनीतिक दावों को अंतर्निहित करता है। और 4 में पहला है सेक्सुअलिटी राजनीति का केंद्र। ठीक है, ठीक है, सेक्सुअलिटी राजनीति का केंद्र। ठीक है, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा। और दूसरा है पहचान क्रियात्मक। तीसरा हो जाएगा लोकप्रिय संस्कृति
राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी हो सकती है। ठीक है, राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी हो सकती है। ठीक है, परिवर्तनकारी हो सकती है। और ठीक है, हो सकती है। और चौथा है राजनीतिक विडंबना है। राजनीति क्या है? विडंबना है। ठीक है, एक बार से फिर से पढ़ देती हूँ, और कलम और पेन और जो है रजिस्टर जरूर लेके बैठे। जो इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ उसे जरूर नोट करते चले जाएं, जो लिखती हूँ बुक्स आदि के नाम है और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, पहला है सेक्सुअलिटी राजनीति का केंद्र, दूसरा है पहचान क्रियात्मक, तीसरा है लोकप्रिय संस्कृति राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी हो सकती, चौथा राजनीति विडंबना है। 1880-90 के दशकों में उभरे इस सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं जडिथ बटलर, इव सेजविक, मिशेल वार्नर, लीजा बावर और मालो ब्रेड सनीडर, सुसान बैगेज और सेन फीलन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन है कीप थ्योरी, क्वीर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत किसका केंद्रीय विषय है? नारीवाद का, उत्तराधुनिक वाद का, रूढ़िवादी का या रचनावाद का? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर आधुनिकतावाद का। तो उत्तर आधुनिकतावाद ने सार्वभौमिक ज्ञान के लिए प्रबोधन समर्थक दार्शनिकों के दावों पर क्या किया? सवाल खड़ा किया और इसने ज्ञान के आधार की खोज की भी आलोचना की। आधुनिकता ने विराट जो आख्यानों को जन्म दिया, और अर्थात सब कुछ को समेटने वाले सिद्धांतों को जन्म दिया जो सब कुछ समेट सके। ठीक है, और जिसका मकसद एक एक चीज की व्याख्या करना था और जो उसके दायरे में आती हैं। ठीक है, आती थी। और उत्तर आधुनिकतावाद इस तरह के विराट आख्यानों को क्या करता है? उसे खारिज करता है। ठीक है, और सबको समेटने वाली जो धाराएं हैं उनको क्या करता है? उन पर प्रहार करता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद सत्य को हासिल करने के विज्ञान के दांव पर से पर्दा उठाता है। ठीक है, और उत्तर आधुनिकतावाद किसी को पूर्ण नहीं मानता और उसका झुकाव सापेक्षवादता जो है सापेक्षतावाद, कभी कभी पूर्ण सापेक्षतावाद की तरफ होता है। और इसके अलावा यह तथ्यों और विश्व का प्रतिनिधि करने के मानव और समाज विज्ञानों के दावों को क्या करता है? उसको भी खारिज करता है। ठीक है, और उत्तर आधुनिक सिद्धांतकारों की राय में भी ऐसा सत्य नहीं है कि जो यथार्थ और मनुष्य मानव समुदाय के लिए विश्व का निर्माण करती, इसलिए सत्य की ऐसी कोई खोज बेमानी होगी जो कि भाषा से परे हो। और यहां तक कि वे कहते हैं कि निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। 15 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन यह मानता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक तर्कसंगत और ऐतिहासिक विचार है? पॉल आर ब्रॉस, पार्थ चटर्जी, होमी भाभा, अरेंजो लिचफोर्ड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थ चटर्जी। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिक पार्थ चटर्जी ने, ठीक है, जो है ये ऐतिहासिक इनका विचार है। ठीक है, और उनका मानना है कि भारतीय राष्ट्र का गठन राष्ट्र के पश्चिमी गठन से अलग था, और वह मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक तर्कसंगत और ऐतिहासिक विचार है। और चटर्जी का मानना है कि एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो क्या है? वो थोपी गई है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है महत्वपूर्ण, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और ये है 1993। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 क्वेश्चन है, नारीवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नारीवाद की पहला पॉइंट है, नारीवाद की पहली लहर का एक प्रमुख मुद्दा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की मांग थी। दूसरा है, दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, कि बेट्टी फ्रीडन ने नारीवाद की प्रथम लहर का प्रतिनिधित्व किया, और राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है, यानी ए सही है, ठीक है। और नारीवाद आंदोलन की प्रथम लहर 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ तक की मानी जाती है। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तर्क देता है कि राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते हैं बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है? अर्नेस्ट गिलनर, कार्ल ड्यूस, बेनेडिक्ट एंडरसन और टॉम नायन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अर्नेस्ट गिलनर ने अपनी किताब नेशंस एंड नेशनलिज्म, ठीक है, इनकी पुस्तक है नेशंस एंड नेशनलिज्म, ठीक है, 1983, 1983, ठीक है। नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद और संस्कृति के बीच के संबंधों का विश्लेषण करने की इन्होंने कोशिश की है, और गिलन ये तर्क देते हैं कि राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है, और यह एक ऐसा तथ्य है जो हालिया समय के हर राष्ट्र राज्य के बारे में सच लगता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन यह दावा करता है कि 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांत है? व्याख्यात्मक, निर्वाचनात्मक, मानकीय और चिंतन मूलक। कंचन चंद्रा, भीखू पारेख, राजीव भार्गव, गायत्री चक्रवर्ती। इस बार राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भीखू पारेख। तो राजीव भार्गव ने 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांतों का जबकि विश्लेषण किया है, ठीक है, राजीव भार्गव ने। और व्याख्यात्मक, मानवीय और चिंतन मूलक। तो राजीव भार्गव के अनुसार 3 तरह के राजनीतिक चिंतन, व्याख्यात्मक, विवरण, मानकीय और चिंतन मूलक, और हर सिद्धांत में 3 जो आयाम है ये होते हैं, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग हैं? स्थानांतरण का सिद्धांत, अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत, न्यायपूर्ण शुरुआती अधिग्रहण का सिद्धांत, अन्याय परिशोधन का सिद्धांत। और सही जो विकल्प होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी स्थानांतरण का सिद्धांत, थर्ड है न्यायपूर्ण शुरुआती अधिग्रहण का सिद्धांत, और फोर्थ है अन्याय परिशोधन का सिद्धांत, ठीक है। और रॉबर्ट नॉजिक 1938 से 2002 तक रहे और एक प्रमुख स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं, और जिन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी रॉबर्ट नॉजिक की, ये जो है पुस्तक थी, ठीक है, इनकी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, इनकी पुस्तक थी ये एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, इनकी पुस्तक थी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में। और अपने न्याय संबंधी दर्शन को इन्होंने प्रस्तुत किया है, और इसने कल्याणकारी राज जो है की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के समस्त कल्याणकारी कार्यक्रम सर्वथा क्या है, अवैध हैं, ठीक है। और नॉजिक का न्याय सिद्धांत हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत कहलाता है, और वह समानता व कल्याण की वजह स्वतंत्रता और पात्रता पर बल देता है, यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्र जो है या समानता और कल्याण की वजह किस पर बल देता है? स्वतंत्रता पर बल देता है और पात्रता पर बल देता है, ठीक है। और इसे नॉजिक अपने इस सिद्धांत को पूर्ण न्याय सिद्धांत कहते हैं, और यह सिद्धांत वितरणात्मक न्याय का विरोधी है। और नॉजिक का अधिकारिता सिद्धांत, ठीक है, 3 तत्वों को मानता है, जैसे नॉजिक के हकदारी सिद्धांत, न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण जो है इसमें 3 आते हैं, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत और न्याय के परिवेशक सिद्धांत, ठीक है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, हन्ना आरेंट के मानवीय गतिविधि संबंधी विचार से संबंधित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट, व्यवहारिक गतिविधि 3 व्यापक रूपों में से एक पदानुक्रम में आती है, श्रम, कार्य और क्रिया। और सेकंड है पदानुक्रम के शीर्ष पर श्रम है। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक
सही है। ठीक है। और ठीक है, और जैसे कि श्रम, यानी यह सबसे निम्न स्तर की गतिविधि मानी जाती है श्रम को, क्योंकि इसके तहत मनुष्य अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है तथा भोगवादी सुख सुविधाओं को जुटाता है। कृत्य जो है यानी वर्क, यह मध्य स्तरीय गतिविधि है। इसमें शिल्पकारों व कलाकारों की गतिविधियां आती हैं जो अस्थायी रूप से महत्व की वस्तुएं बनाकर सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं ये। ठीक है। तीसरा है कार्यवाही, यानी एक्शन, और यह सर्वोच्च गतिविधि है और इसके तहत समान नागरिक सार्वजनिक पारस्परिक क्रिया करते हैं और इसमें प्रत्येक नागरिक कुछ न कुछ कहने व करने को स्वतंत्र होता है। विचार की स्वतंत्रता का क्षेत्र है। ठीक है, और यही मानव जीवन की सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है, श्रम, कार्य और क्रिया। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन अलग थे तो समझाने में टाइम लगता है, और आशा करती हूँ कि आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।